नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल से हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम 50 प्रश्नों का चला रहे हैं और जीके और जीएस का इसका यह भाग 2 है। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। भाग 2 में आज हम 50 और बेहतरीन और जीके और जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार की मंदिर रचना शैली है। तो आप याद देखिएगा, यह एक प्रकार की मंदिर रचना शैली, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा अंतरिक्ष और विकास का श्रेय किसे जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में आप याद देखिएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनको श्रेय जाता है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा विक्रम साराभाई को। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसी के शासनकाल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, किसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का समय काल कब से कब तक था? आपको पता होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक यह खिलजी वंश का शासक रहता है। कब से कब तक? तो 1296 से लेके 1316 तक 1316 तक जो है यह खिलजी वंश का शासक रहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस नदी का क्या नाम है और जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, कौन सी है? वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। तो तमिल याद रखिएगा आप, हिंदी के बाद तमिल जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिल भाषा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटों को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा जो है एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? इसमें से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जैन धर्म है यह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्षेत्रफल के अनुसार जो है निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सबसे छोटा है अवरोही क्रम में आपको बताना है, यानी कि घटते हुए। तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे बड़ा है, यानी कि आपका हो जाएगा एरिया के मामले में पहले पे आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर एरिया के मामले में आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पे यूपी आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा बिहार आ जाएगा, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1, यानी कि 1 वाला कौन सा मध्य प्रदेश, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है, तो ऑप्शन आपका डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी कि मध्य प्रदेश पहले पे, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताना है आपको। भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को हम कहते हैं, तो आप याद देखिएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला एरिया, डेल्टा वाला रीजन है, इसको जो है हम चावल के कटोरे का क्षेत्र बताते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूर्योदय और विलंबित जो सूर्यास्त होता है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन की क्रिया के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवर्तन की क्रिया के कारण ही आकाश में होने वाला अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये घटनाएं हैं, ये सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिया गया है, छोटा नागपुर का पठार क्या है? छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिहार के मैदानी क्षेत्र से ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समुच्च रेखा। आप याद देखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का अग्र गंभीर है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे 1915 में, तो किन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी आप प्रथम वर्ष में अपने कान को खुले रखिए पर मुंह को बंद रखिए? यह किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? तो यह कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य यानी कि मछली पालन वाले क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पर क्या होता है, कौन सी घटना होती है? जहाँ पर उष्ण तथा शीत सागरीय जलाएँ मिलती हैं, वार्म और कोल्ड करेंट जहाँ पर मिलती हैं, वार्म और कोल्ड करेंट जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर मत्स्य क्षेत्र यानी कि मछली पालन सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, उष्ण और ठंडी गर्म हवाएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में लिंगानुपात का आरोही क्रम आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में लिंगानुपात का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम किसमें था, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे कम तो आपको पता होगा हरियाणा में था, तो इसी प्रकार आप लगा लीजिए, हरियाणा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में जो था 2011 के सेंसस के अनुसार जो लिंगानुपात था वह सबसे कम था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 170, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर्टिकल 170 जो है विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइए कि वर्तमान में
किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है और सबसे कम किस राज्य की विधानसभा सीटें हैं? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दी गई है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, और उच्च न्यायालय के पास आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय संसद के द्वारा जो है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस आधार पर? तो किस आधार पर जो है वर्तमान में जो है लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1971 की जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा न्यासीता सिद्धांत का विकास किया गया था। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? मृत्यु गणना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवीनतम जनगणना के अनुसार जो है वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य इसमें से कौन सा है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम तो आपको पता ही है हरियाणा होगा, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप काट दीजिए। अब इन दोनों में आप एलिमिनेट करिए तो केरल में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको मिलेगा, तो केरल में आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा और हरियाणा में जो है सबसे कम हो जाएगा लिंगानुपात। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल डेफिसिट का उपकरण नहीं है? इसमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्याज दर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत यह नहीं आता है ब्याज दर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए कौन सा इसमें से आधारभूत माना गया है? तो आप याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्व, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में आपको मिलेंगे। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के मध्य आपको नीति निदेशक तत्व देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता था? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी पानी वह होता है, यानी कि भारी जल की यहाँ पे बात हो रही है, क्या होता है भारी जल? तो भारी जल क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ड्यूटेरियम को, किसको? तो आप याद रखिएगा D2O, यह जो है D2O को जो है हम भारी जल के नाम से जानते हैं, तथा इसमें जो है हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले लेता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यूटेरियम जो होता है, जिसको D2O हम बोलते हैं, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप ही होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म से। किससे, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिज्म के माध्यम से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैस्कुलर यानी कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो संवहनी पौधों में पानी जो है किससे ऊपर जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जाइलम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जाइलम टिश्यू के माध्यम से संवहनी पौधों में पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो आप याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट जो होती है, इसको नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, तंतु को गर्म करके, तंतु को जो है गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, किसको, तो तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, गोल्डन आवर हम किसे कहते हैं, तो गोल्डन आवर का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हृदय घात से संबंधित होता है आपका गोल्डन आवर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे, तो हृदय घात से संबंधित होता है आपका गोल्डन आवर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसमें से कौन एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, केमिकल चेंज इसमें से कौन सा हो रहा है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, किसी अंडे का तला जाना। आप याद देखिए, किसी अंडे का जो तला जाना है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 206 हड्डियां। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किस मतलब सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है, गेहूं का, सरसों का, चावल का या बाजरा का, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों में आपको सफ़ेद कीट देखने को मिल जाएगा। ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है, ब्लैक हार्ट, आलू में आप याद रखिएगा, आलू में यह देखने को मिल जाएगा ब्लैक हार्ट। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण यह होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है, अंगूर में कौन सा कार्बनिक एसिड पाया जाता है, तो टार्टेरिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, नेवल एयर जो है नेवी का गरुड़ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो गरुड़ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको कोचीन में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोचीन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अक्रमणीय नहीं है, इसमें से कौन एक जैव अक्रमणीय नहीं है, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि जैव अक्रमणीय होता क्या है। तो जैव अक्रमणीय उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका किण्वन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जैव अवक्रमणीय उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका किण्वन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से जैव अवक्रमणीय कौन सा नहीं है, तो इसमें से साबुन नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है,
तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है फटाक से। तो फास्फोरस 32 यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोरस 32। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रक्त कैंसर का उपचार जो है आपका कोबाल्ट 60 से भी होता है। तो कोबाल्ट 60 का भी उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए होता है। तो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट लगा है। तो फास्फोरस 32 भी आपका रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है, और इसके बाद कोबाल्ट 60 भी आपका रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। इसके बाद आयोडीन 131 का इस्तेमाल जो है थायराइड के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ पर की जाती है? भारत में तैरती सब्जियों की जो खेती है कहाँ पर की जाती है? तो कश्मीर घाटी के डल झील में देखने को यह मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा? तो 19% एरिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उनका जो 19% एरिया है आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को की कार्य भाषाएं यहाँ पे पूछी जा रही है, कौन सी है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन सी हैं? तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं इसमें से आपको कौन सी मिलेंगी? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? इसमें से कौन एक बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो इसमें से कौन सी एक बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें से यहाँ पे चिल्का जो है आपका एक झील का नाम है, न कि एक बाघ अभ्यारण्य का। तो दुधवा बाघ अभ्यारण्य आपको कान्हा मिल जाएगा, मानस मिल जाएगा, लेकिन चिल्का एक डेल यानी कि एक क्या है, एक आपकी झील का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का जो अनुसंधान केंद्र है किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र आपको मोदीपुरम में मिलेगा। कहाँ पर? तो मोदीपुरम में। और यह मोदीपुरम कहाँ पर है? तो और यह जो मोदीपुरम है आपको मिलेगा मेरठ में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेरठ के मोदीपुरम में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन है? तो अरविंदो घोष, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना किसकी है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसकी सरकारी योजना है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 146 का राइट आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल था। तो आप याद देखिएगा विंस्टन चर्चिल। और आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ भी आप याद देखिएगा, अगर आज़ादी के समय पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था हमारी आज़ादी के समय, तो वह क्लेमेंट एटली था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय था विंस्टन चर्चिल। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, उस देश का आपको नाम बताना है। तो वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, यह है आपका हो जाएगा देश कौन सा? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, फटाक से बताइए आप। तो इसमें से जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, बाकी 5 आपको अस्थायी सदस्य मिल जाएंगे परमानेंट मेंबर। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं आपके? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। तो इसमें से जापान आपका नहीं है।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की, और यहाँ पे करंट अफेयर्स का ये पुराना प्रश्न है, तो इन दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगेन हमने 48 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।